तुम सबको मेरी शुभकामनाएं। तुमको पता है कि सबसे कठिन काम में से एक है मन को कंसंट्रेट करना, मन को किसी कार्य में एकाग्रनिष्ठ करना, ध्यान लगाना। क्योंकि मन बहुत चंचल है, पर अगर हम लोग को पढ़ना है तो मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। और मन को एकाग्र करने के एक बहुत सरल विधि है, आंखें बंद करना, सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी है और एकदम रिलैक्स रहना है। चेहरे पर हल्की मुस्कान हो, बहुत अच्छी बात है। और फिर अपनी सांसों को देखने का प्रयास करो। सांसें कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही हैं, उनको देखो। शरीर में वो कैसे फैल रही है। और फिर ये भी सोचो कि हर सांस के साथ अच्छे विचार अंदर आ रहे हैं। हर जाती सांस बाहर सांस के साथ में हम अपने कुछ नेगेटिव गुण को छोड़ रहे हैं। इस तरह से हम ध्यान लगा सकते हैं। तो हम लोग सब आंखें बंद करेंगे, 3 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग काफ़ी बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं सामान्य तौर पर जो हम किसी परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे करते हैं। एक नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डी ब्रॉगली ने जब अपना मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया, हाइजेनबर्ग ने जब अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, इलेक्ट्रॉन विवर्तन मेथड से ये बात प्रूफ कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नहीं है, उसमें द्वैत प्रकृति है और उसमें कण के गुण के साथ साथ तरंग के गुण भी हैं, वेव के गुण भी हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसमें वेव है। अब हमको ये जानना है कि अगर ये वेव है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वेव बहुत प्रकार के होते हैं, तो यहाँ वेव का क्या प्रॉपर्टी है, वेव का नेचर क्या है, हम कैसे करके समझेंगे कि इसमें कैसा वेव है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि तुम बाद में पढ़ोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है यहाँ पर, वो क्लोज्ड शेल में घूमता है, बंद जगह में। सर्कुलर पाथ हो या एलिप्टिकल पाथ हो, वो एक बंद रास्ते पर घूमता है। अब अगर हमारा सर्किल अगर है, क्लोज्ड सर्किट है या वृत्ताकार पथ है समझो, तो उसमें हम लोग कैसे करके समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले मैं इसके प्रकृति के बारे में, इसके वेव के नेचर के संबंध में थोड़ा सा तुमको बताने का कोशिश करूँगा।
देखो ये मान लो कि कोई सर्किल है। अब इलेक्ट्रॉन की बात छोड़ो, एक वृत्त है, बस सिंपल वृत्त को कल्पना करो और यहाँ से मैं एक लकीर खींच देता हूँ, यहाँ से भी एक और लकीर खींच देता हूँ और नीचे से भी खींच देता हूँ। तो ये समझो इस वृत्त की हाइट है, ऐसा टाइप का तुम सोच सकते हो। अब मान लो कि एक बिंदु है यहाँ और ये बिंदु इस पर चल रही है, ऐसे करके मूव कर रही है। तो चलते चलते थोड़े समय में वो बिंदु मान लो कि यहाँ पर आ जाती है। तो उसको यहाँ केंद्र से मिला दिए, एक लकीर ऐसे करके खींच दिए और यहाँ से इस पर एक लंब ऐसे करके खींचे। तो ये कुछ इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। अब मान लो कि ये जो बिंदु है वो सरक करके यहाँ पर आ गया, तो फिर लंब खींचोगे तो वो हाइट ऐसे होगा। इस तरह से तुम अगर इसको बढ़ाते जाओगे तो ये हाइट धीरे 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 बढ़ती जाएगी। अगर ये बिंदु मान लो यहाँ पर आ जाती है तो उसका हाइट ये हो जाएगा, और जब बिंदु यहाँ पर आ जाती है तो ये उसका हाइट हो जाएगा। तो तुम देखो कि यह बिंदु जैसे जैसे करके इधर बढ़ रही है, ये हाइट ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को हम यहाँ पर अगर इसके हाइट को नाप करके अगर हम यहाँ पर ऐसे कर्व खींचेंगे ना, तो हाइट के हिसाब से एक कर्व ऐसे आएगा, ऐसे। ये देखो ये हाइट है, ये देखो ये हाइट है, ये देखो यहाँ से ये हाइट है और यहाँ का हाइट ये है। तो अगर हाइट को देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये मान लो कि इधर आ गया, तो यहाँ से आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, अब ये मैक्सिमम हाइट आ गया था ना, तो अब उसकी हाइट कम हो जाएगी। फिर मान लो कि वो बिंदु यहाँ पर आ जाती है तो उसकी हाइट फिर कम हो जाएगी। फिर बिंदु यहाँ पर आ जाती है तो उसकी हाइट फिर कम हो जाएगी, और जब यहाँ पर आएगी तो उसका हाइट क्रमशः कम होते होते फिर शून्य पर आ जाएगा। इस चीज़ को कि जब इधर ये चीज़ आ रही है तो ये हाइट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, ऊंचाई कम होती जा रही है, उसको तुम यहाँ ऐसे करके दिखा सकते हो। ये देखो जैसे जैसे उतरते गया, यहाँ से ये हाइट, यहाँ से ये हाइट कम होता गया और ऐसे। अब क्या होगा, अब ये फिर से मान लो इधर आ गया, तो यहाँ पर अगर आ गया तो फिर हाइट का बढ़ना शुरू हो गया, फिर हाइट का बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ये दिखाएंगे ऐसे, ये ऐसे, और उसका फिर इधर आओगे तो क्या होगा, फिर ये हाइट को देखो, एक और खींच लो, इधर से भी खींच लो। ये सब अपनी मर्ज़ी पर धीरे धीरे करके ये हाइट फिर बढ़ते जाएगा और यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे। आराम से समझते जाओ, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, तसल्ली से धीरे धीरे करके पढ़ो, समझो, अच्छा लगेगा। तो ये वस्तु जैसे जैसे करके ऐसे करके आती जा रही है और एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, तो इसके इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। हाइट समझो मन में। तो उसको जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ना, ग्राफ लेकर के ड्रॉ करोगे तो वो डिज़ाइन ऐसा बन जाएगा। अब मान लो कि अब ये इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करके एक राउंड मार लिया तो उसका ये एक डिज़ाइन ऐसा बना। अब इलेक्ट्रॉन तो फिर यहाँ से इसी में घूमेगा, इधर तो बाहर छोड़ के जा नहीं रहा है, तो दोबारा जब घूमेगा तब कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। तब हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे भी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते गए तो फिर वो इन्फिनाइट हो जाएगा, जबकि वो ऐसा है नहीं, सिस्टम बंद है। इसीलिए होता क्या है कि जब हम दोबारा करेंगे तो फिर ये बढ़ते जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, ये चीज़ें जो होंगी अब वो ऐसे करके रिप्रेजेंट होती है, वापस आती है। ऐसे ये ऐसे करके गया और ये ऐसे करके वापस आ गया। और ये घूमता रहता है और ये ऐसे होते रहता है, ये इसी प्रकार का चलते रहता है। तुम इसको अनुभव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। एक तार ले लो और उसको दो छोर में बांध दो और टाइट कर दो उसको कहते हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब तार जो है वो दो छोर में बंधा हुआ है, तनी हुई तार है। और इसको अगर तुम वाइब्रेट कराओगे, कंपन कराओगे, छेड़ दोगे, जैसे हम लोग वायलिन या सितार या वीणा बजाते हैं, तो इसमें एक इसी प्रकार का लहर पैदा होता है ऐसे, और फिर वापस भी तुम उसमें देख सकते हो ऐसे, ये इस तरह से उसमें होते रहता है। इस प्रकार का वेव जो निश्चित दूरी में बंधा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव। इसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव, या उसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। और इस वेव का नेचर तुम क्या देखो, चाहे ऐसे करके देखो या ऐसे, वो एक ही बात है, ये वेव ऐसा रहता है। और पिछले क्लास में मैंने तुम्हें बताया है कि इस प्रकार का जो वेव रहता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव या उसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। तो जो हमारी परमाणु है, उस परमाणु में ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस प्रकार से घूम रहा है, और ये एक इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसी में चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। तो उसके कारण जो वेव पैदा होता है, जो मैटर जिसको द्रव्य तरंग कहते हैं, जो वेव बनता है वो वेव ऐसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग रहता है। और तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम डिराइव करेंगे तो हमको इस प्रकार का वेव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसा ही वेव एसोसिएटेड होता है। यही चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ बताने की कोशिश की है। अब जब हमको ये क्लियर हो गया कि श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वेव होगा वो इस नेचर का होगा, तो हम इसके बारे में दो चार टर्म्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये वेव देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक वेव मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ
कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ टर्म्स को देखेंगे। एक टर्म है, तुम सब जानते हो, वेवलेंथ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं आवृत्ति। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। एक होता है वेव नंबर, तरंग संख्या। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी हम दूसरा भी पढ़ेंगे। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एक दो टर्म और पढ़ेंगे। एक टर्म है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और एक टर्म पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आएगा इसी के साथ में, एम्पलीट्यूड, या इसको हम लोग आयाम भी कहते हैं। इतने टर्म को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं। वेव नंबर को न्यू बार से करते हैं। वेलोसिटी को या तो c से किया जाता है या v से किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से किया जाता है। टाइम पीरियड को t से करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को y से करते हैं। और एम्पलीट्यूड को सामान्यतः a से या से भी करते हैं। अब इन सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पर समझाएंगे कि ये क्या है। स्कूल ऑनवर्ड्स तुम पढ़े होगे, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। कोई भी दो क्रमागत शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैम्डा। लैम्डा की इकाई वही होती है जो दूरी की होती है। मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सब उसकी इकाई होती है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? आवृत्ति। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव हुआ, फिर ये दो वेव हुआ, फिर ऐसा 3 वेव, 4 वेव, ऐसा है। तो वेव को ऐसे गिन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैसे परिभाषित करते हैं कि 1 सेकेंड में किसी बिंदु से जितना वेव की संख्या क्रॉस करती है, दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर किसको कहते हैं? 1 सेंटीमीटर की दूरी में ऐसे ऐसे जितने वेव समाहित रहेंगे, उन वेव की संख्या को हम कहते हैं वेव नंबर। तो 1 सेकेंड में जितना क्रॉस करेगा वो फ्रीक्वेंसी, 1 सेंटीमीटर में जितना वेव रहेगा वो वेव नंबर। वेलोसिटी तुम समझते हो, वेग है, जिस वेग से ये गमन करती है। एक टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी, ये थोड़ी देर के बाद जब आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा कोणीय वेग क्या है। टाइम पीरियड भी उसी समय समझा दूंगा। और एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या है? देखो, जैसे वेव को तुम कोई भी हिस्से को देखो, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला। जैसे मान लो कि ये वेव यहाँ से बनना शुरू हुआ, तो तुम देखो क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये हाइट भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हाइट इतना था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो x का मान चेंज हुआ तो ये हाइट भी चेंज हुआ। फिर x का मान और बढ़ते गया तो ये हाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर यहाँ पर आकर के फिर 0 हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे ही बढ़ेगा, और ये कहानी चलती रहती। किसी भी समय में किसी
स्पेसिफिक टाइम में ये जो दूरी है, ये जो है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। तुम लहर पानी में जो पत्थर फेंकते हो तो जो लहर ऐसे करके बनती है, तो लहर नीचे से शुरू होती है, जैसे जैसे ऊपर होते जाती है विस्थापन बढ़ता जाता है, मैक्सिमम पर आती है, फिर नीचे की तरफ आती है, विस्थापन घटता जाता है। तो वही चीज़ है ये, इस हाइट को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये इसको y से डिनोट करते हैं। और जब वो मैक्सिमम हो जाता है, जैसे यहाँ मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड भी विस्थापन ही है, पर अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा तुम दो छोटे छोटे इक्वेशन को याद रखना। एक होता है c बराबर न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा, और एक छोटा सा इक्वेशन तुम याद रखना कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/t। ये जब अभी थोड़ी देर में इसको समझाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे टर्म्स तुमको क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट इसमें जो करेंगे वो मैं तुमको मैथमेटिकली अब थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले बहुत सारा बैकग्राउंड में बता चुका हूँ। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हम लोग अब मैथमेटिकल डेरिवेशन को शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारा डेरिवेशन बढ़ता जाएगा, उसमें जो भी चीज़ें बीच बीच में आती जाएंगी उसको मैं वहीं पर और क्लियर करता जाऊंगा। ध्यान से चीज़ों को देखते जाओ, नोट करते जाओ, समझते जाओ। इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि मैथमेटिकल है, तुम लोग सब बायो वाले हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, तुम समझ जाओगे। बस केवल ध्यान ये देना है कि कंसंट्रेशन के साथ में सुनते जाना है, समझने की कोशिश करनी है और लिखते जाना है। अब जबकि हम लोग ये जान गए हैं कि जो हमारा ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें वेव है, और इसके लिए हमको एक इक्वेशन देखना है। तो क्योंकि हमको पता है कि अब ये वेव ऐसा है, इस वेव का एक इक्वेशन होता है। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग इक्वेशन होते हैं। स्ट्रेट लाइन का अपना समीकरण होता है, सर्किल का अपना समीकरण होता है, एलिप्स का अपना समीकरण होता है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है उसका समीकरण कैसा होता है, देखो। द मैथमेटिकल इक्वेशन of the wave motion is del 2 y x t अपॉन del t स्क्वायर बराबर c स्क्वायर del 2 y x t अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो, ये वेव है। अभी मैंने तुम्हें बताया है कि इसको हम लोग वाई कहते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे डिस्प्लेसमेंट को वाई कहलाता है। ये वाई है।
वही जब मैक्सिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, पर है वो भी वाई। अब तुमको अगर मैं पूछूं कि ये वाई का जो मान है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये किन पर डिपेंड करते हैं, तो तुम देखो इसके मान ये छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये लकीर की हाइट कम होगी कि ज़्यादा होगी, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है इस दूरी पर, माने इतनी दूर है तो ये हाइट है, दूरी बढ़ गई तो हाइट बढ़ गई, दूरी और बढ़ गई हाइट और बढ़ गई, दूरी और बढ़ गई हाइट घट गई, फिर दूरी बढ़ गई हाइट घट गई। तो जो भी हो रहा है चेंज वो एक इस दूरी के साथ में हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो y है ये किस पर डिपेंड करता है, x पर। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। और एक दूसरी चीज़ पर क्या डिपेंड करता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे वेव आगे इस प्रकार से प्रोपेगेट होता है और इसके इस प्रकार से आगे बढ़ने के कारण ही ये चेंज होता है, इसीलिए समय पर भी डिपेंड करता है। तो जो विस्थापन है वो मुख्य रूप से दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, x पर और t पर। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t। यहाँ पर f नहीं लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो तुम समझ जाओगे कि ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। ये शॉर्ट तरीका है लिखने का और इसको हम ऐसे ही समझेंगे। ये इक्वेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये इक्वेशन इस रूप का है और तुमको एज सच याद कर लेना है। कभी मौका मिलेगा तो मैं डिराइव करके भी बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा स्टार्टिंग इक्वेशन ये रहेगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखो, y को। y दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स में हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं आगे जाएंगे तो हमको इस वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएबल अभी एक साथ हैं, हमको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए, डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमको इनको सेपरेट करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं, टेक्निकली मैथमेटिक्स में कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हम लिखेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी गेट। कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली वो देखो, y x और t पर डिपेंड करता है और अब हम लोग उसको तोड़ देंगे। इस फंक्शन को हम दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ देंगे। y को तोड़ देंगे, एक फंक्शन ले लेंगे साई और एक फंक्शन मान लो ले लेते हैं हम लोग g। तो इसको दो हिस्से में तोड़ दिए, इस प्रकार से तोड़े कि ये डिपेंड करेगा x पर और ये डिपेंड करेगा t पर। तो ये डिपेंड करेगा x पर और ये डिपेंड करेगा t पर। वेरिएबल को हमने अलग कर दिया, दोनों एक साथ थे। अब यहाँ x को अलग कर दिए, t को अलग कर दिए, दोनों को एक अलग अलग फंक्शन दे दिए। एक को साई, इसको साई पढ़ते हैं और ये g लिखा हूँ। अलग अलग बुक में यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, तुम mn लिख लो, zp लिख लो, qx लिख लो, जो मर्ज़ी वो लिख लो। तुमको समझना ये है कि ये दो फंक्शन हैं जिसमें एक फंक्शन x पर डिपेंड करता है और दूसरा फंक्शन t पर करता है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ the expression for gt is,
लिख लो फिर बताता हूँ। ये जो मेरा g है, जो एक फंक्शन है जो टाइम पर डिपेंड करता है, इस gt का एक फॉर्मूला, gt का वैल्यू होता है, क्या होता है, gt का मान होता है a sin 2 पाई न्यू t, जहाँ a कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कह सकते हो, 2 हो गया, पाई हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी है जो अभी मैंने तुम्हें बताया, और t समय। अब तुम चाहो तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ये तुम अगर याद रख लेते हो, याद रखना चाहिए, तो तुम डायरेक्ट जैसा मैं लिखा हूँ वैसा लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि gt का मान कितना होता है, a sin 2 पाई न्यू t, जहाँ पर तुम लिख दोगे a एम्पलीट्यूड है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है। अगर तुम ऐसा लिख दोगे तब भी 100% सही है। तुमको समझाने के लिए, तुम एग्ज़ाम में लिखो या मत लिखो, तुमको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, और कभी पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि g का मान इतना कैसे होता है। तो हम लोग क्योंकि बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसलिए समझ लेते हैं। और उसको समझाने के पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर इक्वेशन 3 से अगर इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो क्या पाओगे, देयरफॉर y एक्स टी बराबर साई तो वैसे ही रह जाएगा साई एक्स, और g के बदले में याद रखना कि जो ब्रैकेट में लिखा हूँ वो गुणा नहीं है, साई और x के बीच में गुणा नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसका मतलब है कि साई x पर निर्भर करता है, बस उतना ही है। तुम इस x को नहीं भी लिखोगे तो गलती नहीं होगी, पर तुमको समझते रहना पड़ेगा। तो ये साई x हो गया, और gt के बदले में मैं ये लिख देता हूँ a साइन 2 पाई न्यू t, और मान लो ये इक्वेशन है 4। तो अब मैं तुमको थोड़ा सा अलग हट के समझा देता हूँ कि g का मान इतना कैसे आता है। तो देखो, ये एक मान लो वृत्त है, ये केंद्र है, और ऐसे करके 2 व्यास हमने खींच दिया। इलेक्ट्रॉन मान लो ये परमाणु ही है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन इस पर घूम रहा है और वो यहाँ पर है। तो इस लकीर को यहाँ पर जो मिला देंगे, तो ये तो त्रिज्या है, मैक्सिमम दूरी है, सपोज करो उसको मैं a लिख देता हूँ। यहाँ से एक लकीर ऐसे करके खींच देता हूँ, ये a है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। ये मान लो एंगल थीटा है। त्रिकोणमिति कहता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो एकांतर कोण ये भी थीटा होगा। अब सबका नाम दे दो, मान लो कि ये है O, और मान लो M, N, P, Q, जो मर्जी आए वो नाम दे दो। तो ये हमारा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे जैसे घूम रहा है ये एंगल बदल रहा है। देखो, ये यहाँ पर था तो एंगल इतना होगा, फिर यहाँ पर आया तो एंगल बदल गया, फिर यहाँ आया तो एंगल बदल गया, यहाँ जाएगा तो एंगल बदल जाएगा। जैसे जैसे ये इधर घूमते जा रहा है ये एंगल भी घूमते जा रहा है। यहाँ देखो समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है तो ये एंगल अभी 0 है, यहाँ पर मान लो आ गया तो एंगल इतना हो गया, इधर आ गया तो एंगल बढ़ गया, यहाँ आ गया तो बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। इस तरह से एंगल कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। और एक बिंदु के चारों तरफ जो कुल एंगल बनता है, याद रखना अभी काम आएगा, वो 360 डिग्री का बनता है। और पाई का मान क्योंकि 180 डिग्री होता है इसलिए उसको 2 पाई भी कहते हैं। 2 गुणित 180 बराबर 360। और एक बिंदु के चारों तरफ
जो टोटल कोण बनता है वो 360 होता है। कैसे होता है देखो, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। 4 बार अगर 90 को अगर तुम जोड़ दोगे तो 4 9 36, 360 डिग्री होगा। तो एनीवे हम लोग बात कर रहे थे इधर हम लोग बात कर रहे थे इस थीटा पर। किसी समय हमारा पार्टिकल यहाँ पर है और एंगल थीटा बनाया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये y कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या है, इसको मान लेते हैं कि मैं a लिखता हूँ। तो इस त्रिभुज में देखो, इन ट्रायंगल PNO, ये तुमको पता है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा है लंब, तो ये OP हो जाएगा लंब, और कर्ण 90 के सामने की भुजा कर्ण है, तो ON हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा OP का मतलब है y, और ON का मतलब है a। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। y बराबर a साइन थीटा। अब थीटा का मान क्या होगा, उसके लिए तुमको एक टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हिंदी में इसको कहते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। और कोणीय वेग क्या चीज़ है, वेग क्या चीज़ है, एक निश्चित समय में कितना दूरी आदमी तय करता है, उस हिसाब से हम लोग वेग को बताते हैं। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ऐसा तुमने पढ़ा होगा। तो एंगुलर वेग या कोणीय गति क्या होगी कि किसी निश्चित समय में कितना एंगल बनाया है, कोण कितना बनाया तो कोणीय वेग, दूरी कितना तय किया तो लीनियर वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे वस्तु घूम रही है वैसे वैसे थीटा बदल रहा है, इसीलिए एक निश्चित समय के बाद थीटा का मान बदलता जाता है। तो मान लिया कि t समय में वो एंगल बनाया थीटा, तो एक में क्या हो जाएगा थीटा बाई t, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वो एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाई t, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा t, यहाँ t समय है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो y बराबर क्या हो जाएगा देखो a साइन, और थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे ओमेगा t। ओमेगा को हम एक और तरह से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अभी मैंने बताया ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाई t। तो अगर हम टोटल थीटा को ले लें, यहाँ से चालू हुआ और ऐसे करके घूम करके फिर वहीं पर आ गए, तो एक सर्किल नहीं बन गया, और सर्किल बन गया तो टोटल एंगल कितना होगा 2 पाई। तो अगर हम थीटा के जगह में 2 पाई लिख देंगे, तो ये जो छोटा वाला t है, ये t का मतलब है कि इतना एंगल कितने समय में तय किया, या इतना एंगल कितने समय में तय किया, या इतना एंगल कितने समय में तय किया। लेकिन जब हम 2 पाई कर देंगे टोटल एंगल, तब हम एक बड़ा वाला t लिखेंगे और उसको कहते हैं टाइम पीरियड, जो मैंने उस समय लिख दिया था और कहा था कि बाद में बताऊंगा। टाइम पीरियड का मतलब वह टाइम जिसमें एक पूरा सर्किल, वो वस्तु सर्किल में पूरा एक चक्कर मार देती है। तो ये बड़ा वाला t टाइम पीरियड हो गया। और इसको हम लोग अलग करके ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/t। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 1/t बराबर होता है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार वो चक्कर काट रहा है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर घूम रही है वस्तु, जैसे पंखा मान लो कि घूम रही है, एक सेकंड में पंखा जितनी बार घूम जाएगी उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो टी समय में, टी सेकंड में, मान लो टी सेकंड में एक चक्कर वो वस्तु काट रही है, यहाँ से लेकर के घूमने में, एक चक्कर मारने में उसको टी टाइम लगा, तो एक सेकंड में वो कितना घूमेगा, एक सेकंड में 1/t, एक सेकंड में 1/t चक्कर। और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसी को न्यू कहते हैं। इसलिए 1/t बराबर क्या हो जाएगा, न्यू। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू। तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू को अगर तुम यहाँ लिख दोगे तो तुम क्या पाओगे, देखो y बराबर a साइन 2 पाई न्यू और ये t। अब तुम देखो कि हम लोग इसको y लिखे तो हमारा y आया। अगर मैं y के जगह में g लिख देता, यहाँ जो मैं लिख सकता हूँ g लिख देता तो यहाँ g हो जाता। तो इफ़ y is substituted by g, then अगर हम लोग g से इसको रिप्लेस कर देंगे तो g बराबर क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई न्यू t। तो अब तुम देखो कि यहाँ पर जो हमने माना था जी टी बराबर a साइन 2 पाई न्यू टी, उसको हम ऐसे करके समझते हैं कि g बराबर होता है a साइन 2 पाई न्यू टी। तुम एग्ज़ाम में इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, तुम सीधा यहाँ के बाद इसको लिख सकते हो। उससे ये मैंने तुमको समझाने के लिए लिख दिया, लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएगा। अब वापस हम अपने इक्वेशंस पर आते हैं। ये हमारा वेव था, उस वेव के लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में y दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, x और t पर। उसको हमने सेपरेट कर दिया वेरिएबल को, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के बाद हमको दो अलग अलग फंक्शन मिले, एक मिला साई जो x पर डिपेंड करता है, दूसरा मिला g जो t पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि g का वैल्यू इतना होता है a साइन 2 पाई न्यू टी, इसीलिए हमारा y हो जाएगा ऐसा। और तुम इसके फॉर्मेट को देखो, क्योंकि y दो चीज़ों पर डिपेंड करता है इसलिए हमने इसको डेल लिखा है, आंशिक डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में। अब हमारा काम क्या है उसको देखो। हमको y मिल गया है और इस चौथे इक्वेशन की मदद से हम इसको निकालेंगे, ये निकालेंगे, और इसी चौथे इक्वेशन की मदद से हम इसका मान निकालेंगे। और फिर जो मान निकालेंगे उनको यहाँ पर रख देंगे और फिर आगे की कहानी को बढ़ाएंगे। तो इसकी मदद से हम इसका मान कैसे निकालेंगे। तो ये क्या चीज़ है, देखो ये डिफरेंशिएशन है, अवकलन किया हुआ है। कितनी बार अवकलन किया हुआ है, 2 बार किया हुआ है। तो हम इसको 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा, उसके बाद फिर 2 बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो चलो एक एक स्टेप करते हैं, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे, देखो। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, डेल वाई एक्स टी अपॉन डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में करना है। बीएससी फर्स्ट ईयर में तुम पढ़े होगे, स्कूल में भी पढ़े होगे कि जब दो फंक्शन रहता है तो हम उसको कैसे करके डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर संयोग से ऐसा है कि दो फंक्शन अलग अलग हैं, ये साई एक्स अलग है और फिर ये टी पर डिपेंड करता है वो अलग है। तो जब टी के रेस्पेक्ट में, जब टी के सापेक्ष में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाले को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब एक्स के लिए करेंगे तो फिर टी वाले को कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर अभी क्योंकि हम लोग टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका नहीं करेंगे, इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा स्थिति ऐसा हो जाएगा कि साई जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है उसको वैसे ही लिख देंगे और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे अब देखो, यहाँ पर मैं डेल लिखा हूँ, यहाँ पर डी लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है और डी यहाँ पर बाकी सब कांस्टेंट है। देखो ए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है, केवल टी पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने डी लिखा है। तुम अगर डेल लिख भी दोगे तो वो गलती नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसा लिखें, पर ऐसा डेल लिख भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए उस टेंशन में भी मत रहना कि कहाँ डी लिखेंगे, कहाँ डेल लिखेंगे। और तुम एक बार जो शुरू किए वही लिखते भी चले जाओगे, तब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है वो। ये हो गया डेल वाई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर साई एक्स। और फिर तुम एक चीज़ और पढ़े होगे कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो ए फिर कांस्टेंट है तो हम ए को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा डी साइन 2 पाई न्यू टी अपॉन डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन के लिए तुम एक फार्मूला पढ़े होगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। या मान लो कि अगर मैं डी साइन थीटा बाई डी थीटा लिखता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। या मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ डी साइन टी अपॉन डी टी बराबर कॉस टी। ऐसा है, सब एक ही चीज़ है। लेकिन अगर एक्स के साथ में, थीटा के साथ में या टी के साथ में अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो फिर वो कांस्टेंट भी बाहर आ जाता है। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो कि समझाने के लिए मैं तुमको और एक तरीका समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 पाई न्यू एक्स है, ये है, या मान लो टी है, तो मैं उसी से तुमको बता देता हूँ। ऐसा है तो तुम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर टी को हटा दो और यहाँ लिख दो 2 पाई न्यू टी। और क्योंकि ये तुमने ज़बरदस्ती लिखा है इसीलिए उसको ऊपर भी लिख दो, डी 2 पाई न्यू टी बाई डी टी। ये और ये एक ही चीज़ है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इतना बटे इतना ही बचेगा। पर हमको इससे क्या सुविधा हो जाएगी, सुविधा ये हो जाएगी कि ये फार्मूला तब काम करता है जब साइन के साथ जो एंगल रहेगा वही एंगल अगर नीचे में भी है तभी ये फार्मूला काम करेगा। तुम डायरेक्ट अगर ऐसा लिख दोगे, मान लो डायरेक्ट अगर ऐसा लिख दोगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है डी साइन 5x बाई डी एक्स। अगर मान लो तुमने सीधा लिख दिया cos 5x तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो 5 को भी तुमको बाहर निकालना पड़ेगा और उसका तरीका ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन इतना बटे इतना बराबर चीज़ आ गया तो तुम इसके लिए फार्मूला लिख दोगे तो ये हो जाएगा cos
2 पाई न्यू टी। और अब यहाँ पर देखो, फिर ये 2 पाई न्यू कांस्टेंट है तो तुम उसको बाहर निकाल दो तो 2 पाई न्यू हो जाएगा, और डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा तो उसको नहीं लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इतना होगा। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस 2 पाई न्यू को बाहर निकाल देना और फिर साइन के जगह में कॉस लिख देना। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी हो जाएगी, डेल वाई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर साई एक्स ए तो है ही, और फिर ये 2 पाई न्यू को भी बाहर कर दो, वहाँ पर आ गया है अपने आप, देखो 2 पाई न्यू को बाहर कर दो और अब साइन के जगह में कॉस लिख दो, कॉस 2 पाई न्यू टी। तो अब ये ठीक। अब हमारा डिफरेंशिएशन 2 बार करना था, एक बार हमने कर लिया है, हमको निकालना है del 2y बाई del t स्क्वायर। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करने से इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, इसको लिखेंगे del 2y एक्स टी। कैसे कैसे लिख रहा हूँ उसको देखते जाओ। ये हो जाएगा del t स्क्वायर, गलती मत करना, इसको यहाँ या उल्टा पुल्टा कुछ मत लिख देना। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वही नियम लगेगा कि जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ के लिए अभी साई कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, 2 पाई न्यू भी कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर रहेगा और ये हो जाएगा डी कॉस 2 पाई न्यू टी अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा del 2y एक्स टी अपॉन del t स्क्वायर बराबर साई एक्स ए इंटू 2 पाई न्यू। और अब कॉस का करना है तो 2 बातें याद रखना, कॉस का जब करते हैं तो माइनस साइन होता है और यहाँ 2 पाई न्यू फिर कांस्टेंट है तो फिर उसको बाहर निकाल देंगे। तो 2 पाई न्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ और कॉस का माइनस साइन होगा तो मैं सुविधा के लिए माइनस को यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पर कॉस के जगह में साइन लिख देता हूँ, साइन 2 पाई न्यू टी। इस तरह से हमने इसका मान निकाला। एक बार फिर से देखो, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन 1 और 4 को देखो, ये मान निकालना है, ये निकालना है 4 की मदद से। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे t के लिए, तो हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया t के लिए और हमको फाइनली ये मिला। एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा del 2y एक्स टी अपॉन del t स्क्वायर बराबर माइनस साई एक्स ए, और ये दोनों 2 बार गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और पाई इंटू पाई बराबर पाई स्क्वायर, न्यू इंटू न्यू बराबर न्यू स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा साइन 2 पाई न्यू टी। इसको मान लो इक्वेशन 5। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या बचा, इसका निकालना। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। और जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t वाला हिस्सा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी x के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले एक बार करो, हो जाएगा डेल y और ये है एक्स टी बाई डेल एक्स बराबर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको तो तुम बाहर निकाल दो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। हो जाएगा a साइन 2 पाई न्यू टी, साइन 2 पाई न्यू टी, और ये हो जाएगा d साई x बाई डी एक्स। हमने साई को डिफ्रेंशिएट किया, वो वैसे ही लिखाया रहेगा क्योंकि साई के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। साई जी के बारे में तो पता था तो इसको लिख दिया, पर साई के बारे में नहीं मालूम है तो साई साई के रूप में ही रहेगा, इसलिए वो वैसा ही रहेगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या होगा वो देखो, डेल 2y और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, फिर वही बात होगी a साइन 2 पाई न्यू टी, ये तो कांस्टेंट के रूप में बाहर रहेगा, और उसमें सीधा लिख देना है तुमको d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि साई का मान नहीं मालूम है तो उसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा और डायरेक्ट हम लोग वैसा लिख देंगे। इस तरह से मान लो इसको इक्वेशन 6, इस तरह से हम इसका मान निकालना चाह रहे थे, वो इक्वेशन 5 से मिल गया, इसको निकालना चाह रहे थे, वो इक्वेशन 6 से मिल गया। और अब हमारा काम क्या होता है कि हम इक्वेशन 5 और 6 से दोनों के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, 5 एंड 6। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मिटा दो। इक्वेशन डेल टी वाला इक्वेशन 5 को देखो तो उस वैल्यू को लिखो, हो जाएगा माइनस साई a 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन 2 पाई न्यू टी बराबर। तो इसका मान तो हमने वहाँ से लिख लिया, तो अब इसको मिटा भी देते हैं। बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर, तो लिखो सी स्क्वायर, और इसका मान कहाँ से निकलेगा, 6 से, तो 6 में जो भी लिखा हुआ उसको लिख दो, a साइन 2 पाई न्यू टी इंटू d2 साई x अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर a है तो a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई न्यू टी यहाँ पर है, साइन 2 पाई न्यू टी यहाँ पर है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिख लो,
यहाँ पर है माइनस साई 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू D2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर। और अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब इस टर्म को मैं बाईं तरफ लिख देता हूँ और इस टर्म को दाहिनी तरफ लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ D2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर बराबर माइनस, इसको पहले लिख देता हूँ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू साई एक्स। मान लो ये इक्वेशन है 7। अब आगे बढ़ो। ये सी स्क्वायर को इधर भेज दो, नीचे कर दो, तो हो जाएगा D2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को इधर ले हो, तो हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू साई एक्स। अब मैंने तुमको शुरू में ही बताया था कि c बराबर होता है न्यू लैम्डा, जहाँ पर c क्या है, वेव का वेलोसिटी है, वेग है, न्यू क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है उसका तरंगदैर्घ्य की लंबाई है। तो अगर c का मान इतना है तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, न्यू स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। उस वैल्यू को यहाँ पर लिख दो। देयरफॉर D2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह हो जाएगा न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू साई एक्स। अब देखो न्यू स्क्वायर और न्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा D2 साई एक्स बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साई एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको तुमको समझना है। अभी तक भी जो हम लोग किए हैं ना, उसमें श्रोडिंजर का कोई रोल नहीं है यहाँ तक में। ये तो क्लासिकल वेव इक्वेशन है, था हम लोग एक वेव का डिज़ाइन लिए, उसे इक्वेशन ले लिए, ये क्लासिकल फिजिक्स में बहुत पहले से ये सारा कुछ। अभी तक क्वांटम का कोई मतलब नहीं है और श्रोडिंजर का यहाँ तक कोई भूमिका नहीं है। पर अब श्रोडिंजर की भूमिका यहाँ पर आती है। श्रोडिंजर ने क्या किया, इसके बाद डी ब्रॉगली इक्वेशन को इसमें डाल दिया। डी ब्रॉगली इक्वेशन तुम जानते हो, डी ब्रॉगली क्या है, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य की लंबाई और कौन सी तरंग, मैटर वेव द्रव्य तरंग, h प्लांक्स स्थिरांक तुम जानते हो, m मास ऑफ द पार्टिकल और v उसका वेग है। जैसे अगर ये मेरा अणु है, अगर मेरा परमाणु है और ये अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का ये मास है, उसका ये वेग है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, और लैम्डा इसके साथ में जो वेव है, जो हम लोग शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, उसके तरंगदैर्घ्य की लंबाई है। तो इस इक्वेशन को श्रोडिंजर ने डी ब्रॉगली के इस इक्वेशन को यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ रख देने से हुआ क्या, यहाँ पर इस इक्वेशन का ब्यूटी देखो।
यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक है लैम्डा, लैम्डा तरंग है, तरंग दैर्ध्य की लंबाई माने तरंग का गुण है ये, और एम क्या है, मास है, वो पदार्थ का गुण है, पिंड का गुण है। तो ये इक्वेशन ऐसा है जो दोनों द्वैत नेचर को बताता है, दोनों चीज़ को बताता है, ये वेव नेचर है और ये पार्टिकल नेचर है। तो ये इस इक्वेशन को यहाँ डाल देने का मतलब हो गया कि हम एक ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं जिसमें डबल नेचर होगा, जिसमें वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा और मास का भी होगा। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो करते हैं। नाउ d2 psi x अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, और ये लैम्डा इतना, तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर भी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो लिख दो एक ही बार में, एम स्क्वायर भी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर साई एक्स। अब उस माइनस जो दाहिनी तरफ है उसको लेफ़्ट में ले आओ, तो हो जाएगा d2 साई एक्स बाई dx स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 9। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखो। नाउ वी नो दैट, तुम जानते हो किसी पदार्थ की टोटल एनर्जी का मान वो होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर। कोई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तुम ये भी जानते हो कि गतिज ऊर्जा को हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को भी से लिखते हैं। और एक काम करते हैं, दोनों जगह भी आ जाएगा तो इसको मैं छोटा स्मॉल भी लिख देता हूँ, स्मॉल भी कर लेना, क्योंकि यहाँ कैपिटल वी आ रहा है तो सब जगह स्मॉल भी कर लो। तो ये स्मॉल भी उसका वेग है और भी कैपिटल भी उसका पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बड़े वाले भी को इधर ले आता है, तो हो जाएगा E माइनस बी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन 2, और इस 2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 E माइनस बी बराबर एम बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर और यहाँ पर है एम, हमको एम स्क्वायर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी एम से गुना कर दूँगा और इधर भी कर दूँगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बात बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बाई एम। दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या पाओगे,
ये हो जाएगा 2 और m से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हो जाएगा m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ पर m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया, यहाँ किए तो m को मैं लिख दिया। इसको मान लो इक्वेशन 10। अब तुम देखो इक्वेशन 10 को देखो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान आ गया है, तो इक्वेशन 10 से एम स्क्वायर वी स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ 9 में सब्सटीट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशंस 9 एंड 10 हमको क्या मिलेगा, d2 psi x अपॉन dx स्क्वायर बराबर प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर वी स्क्वायर के जगह में इसको लिख दो 2 इंटू एम ई माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। और अब सरल कर दो, d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई एक्स बराबर 0। यही श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। इसको कहते हैं दिस इज श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट one dimensional wave equation, इस तरह से हमने श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन को डिराइव किया। इन सभी शब्दों का क्या मतलब है, इनका डिटेल हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, पर वो अब आज नहीं समझेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 11। तो इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, और फिर आगे और कोई इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। पर सामान्यतः तुम्हारे एग्ज़ाम में जनरली इसको आता है डिराइव करने के लिए, तो इसको याद रखना। और इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो स्टार्ट होता है वो इस कॉन्सेप्ट के साथ में होता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन में न केवल पार्टिकल कैरेक्टर है बल्कि उसमें वेव भी है। तो हमने एक वेव इक्वेशन से स्टार्ट किया, और जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव के बारे में, जो तुमको मैंने लिख दिया था शुरू में ही, del2 साई या del2 y अपॉन del2 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू del2 y अपॉन del x स्क्वायर। तो उस इक्वेशन में हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, क्योंकि हमारा जो y था वो x और t दोनों पर डिपेंड करता था। तो हम लोग उसको दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ दिए। एक फंक्शन के बारे में हम लोग जानते थे कि वो जो gt बराबर a sin 2 पाई न्यू टी होता है, उसके बारे में हमको पता था। हम चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, जैसा मैंने तुम्हें करके दिखाया। और फिर हमने उस y को जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है उसको 2 बार x के रूप में और 2 बार t के रूप में डिफ्रेंशिएट किया, और उसके वैल्यू को उस इक्वेशन में रख दिया, वेव के इक्वेशन में। दूसरा स्टेप उसमें हमने क्या किया कि जब लैम्डा एक जगह आया तो हमने डी ब्रॉगली का इक्वेशन को डाल दिया, और फिर उसके बाद टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट से हमने एनर्जी को उसमें डाल दिया, और फिर मैथमेटिकली सॉल्व करके फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आया होगा। अगर डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत होगी
मैंने अपनी ओर से काफ़ी कोशिश किया है कि एक एक स्टेप को बता दूं डिटेल में। वीडियो लंबा भी बन गया होगा, एक ही बार में पूरा देखने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जहाँ तक देखो वहाँ तक गंभीरता से देखो। 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, लेकिन उसको लिखते जाओ, समझते जाओ। और एक बार अगर तुम समझ गए तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी अगर बीच का कोई स्टेप में तुमको समझने में परेशानी है तो निसंकोच तुम व्हाट्सएप में डाल सकते हो अपने प्रॉब्लम को, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो जब हम लोग ऑनलाइन बातचीत करेंगे, और तब मैं कोशिश करूँगा कि उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी तुमको सॉल्व कर दूँ। तो इसको एक बार पढ़ करके आना। और फिर ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो ये स्टार्ट हुआ है। अब वेब मैकेनिक्स तो अब यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो इसलिए घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ में एक एक स्टेप पर। बस तुम इसको एक बार पढ़ करके और उसको लिख करके आना। थैंक यू।